बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एजुकेशन सेक्शन का हमारे पास चैप्टर है टेस्टिंग एंड एवेलुएशन, और टॉपिक जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट, वैलिडिटी एंड इट्स टाइप्स, और लास्ट में हम देखेंगे रिलायबिलिटी और उसकी टाइप्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टेस्ट करैक्टरिस्टिक्स, यानी कौन सी वो करैक्टरिस्टिक्स हैं या वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि टेस्ट में होनी चाहिए। सबसे पहले एंड फोर मोस्ट करैक्टरिस्टिक हमारे पास वैलिडिटी है। वैलिडिटी इज़ द डिग्री टू विच आर टेस्ट मेयर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मेयर। वैलिडिटी हमें बताती है कि टेस्ट वाकई वही चीज़ मेयर कर रहा है जो हमने सपोज किया है या नहीं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मीटर इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ मेयरिंग लेंथ, यानी लेंथ को मेयर करने के लिए या लंबाई को मेयर करने के लिए मीटर यूज़ किया जाता है। वाइल स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेयरिंग वेट, जबकि वेट को यानी जो वज़न है उसको मेयर करने के लिए स्केल इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखते हैं, इफ़ मीटर इज़ यूज्ड फॉर मेयरिंग लेंथ इट विल बी वैलिड। मीटर लेंथ मेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर वो लेंथ ही मेयर करे तो वो वैलिड है, बिकॉज इट इज़ सपोज टू मेयर लेंथ, क्योंकि वही उसका सोलो पर्पज़ है। एंड इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर मेयरिंग वेट इट विल नॉट बी वैलिड। लेकिन अगर मीटर से हम वेट मेयर करना चाहें, वज़न मेयर करना चाहें, तब वो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि वो वेट मेयर करने के लिए नहीं बना, वो हमारे पास लेंथ मेयर करने के लिए बना है। लंबाई को हम मेयर करते हैं, लंबाई मापते हैं, लंबाई की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वो लंबाई की पैमाइश के लिए अगर वो इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर वो लंबाई को ही मापे, उसी की ही पैमाइश करे, तब तो वो वैलिड है। लेकिन अगर वो वेट, अगर हम मीटर से वेट मेयर करना चाहें, तब वो वैलिड नहीं होगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एक टीचर्स बच्चों की स्पोकन जो स्किल्स हैं इंग्लिश की लैंग्वेज की, वो चेक करना चाह रही हैं, लेकिन जो टेस्ट वो यूज़ करती हैं वो बच्चों से रिटन टेस्ट ले लेती हैं, तो वो टेस्ट हमारे पास वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रिटन टेस्ट है वो बच्चों की स्पोकन को मेजर नहीं कर सकता। अगर बच्चों की स्पोकन स्किल्स को मेजर करना है तो टीचर को कोई डिफरेंट एक्टिविटी ऐसी करवानी चाहिए जिसमें बच्चे डायलॉग्स का इस्तेमाल करें, रोल प्ले इस्तेमाल कर सकते हैं, डायलॉग की वन एक्टिविटी इस्तेमाल कर सकती हैं, और बहुत सारी आ जाती हैं। तो जो बच्चों की स्पोकन स्किल्स हैं वो रिटन टेस्ट से नहीं मेजर हो सकती, तो वो टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा स्पोकन स्किल्स मेजर करने के लिए। जिस तरीके से मीटर से हम लोग वेट मेजर नहीं कर सकते, इसी तरह से जो पेपर एंड पेंसिल टेस्ट हैं उनसे हमारी स्पोकन स्किल्स नहीं मेजर हो सकती। तो अगर मीटर हमारे पास लेंथ को ही मेजर करे तो इट मीन्स कि वो वैलिड है, लेकिन इसके अलावा अगर वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। टेस्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है वैलिडिटी। आगे हम इसकी टाइप भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी इज़ द डिग्री टू विच आर टेस्ट कंसिस्टेंटली मेयर्स वट एवर इट मेयर्स। रिलायबिलिटी हमें बताती है कंसिस्टेंसी की, मीन्स कि हम लोग जो भी टेस्ट मेजर करें वो हमें सेम स्कोर प्रोवाइड करे। पहली दफ़ा मेजर करें तभी वो ही आंसर आए, वही टेस्ट अगर हम दोबारा इस्तेमाल करें तो उससे भी हमें सेम स्कोर ही मिले। A reliable test gives the same scores when administered and re-administered, while an unreliable test does not give the same score. रिलायबल टेस्ट की क्या करैक्टरिस्टिक है?
जब हम उसको फर्स्ट टाइम एडमिनिस्टर करें उसके रिजल्ट में, और अगर हम दोबारा उसको एडमिनिस्टर करें, री एडमिनिस्टर, ठीक है, दोबारा अगर हम लोग वही टेस्ट यूज़ करें तो उन दोनों के स्कोर जो हैं वो सेम होने चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तब तो वो टेस्ट रिलायबल होगा। लेकिन अगर सेम स्कोर हमें ना दे तब वो टेस्ट रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि उसके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ एन इंटेलिजेंस टेस्ट वाज अनरिलायबल then students scoring an IQ of 120 today might score an IQ of 140 tomorrow and a 95 day after tomorrow। कि एक इंटेलिजेंस टेस्ट को हम रिलायबल कह सकते हैं, या इंटेलिजेंस टेस्ट रिलायबल होगा कब, कि जब हम स्टूडेंट्स का IQ पहले दिन मेजर करें तो वो हमें स्कोर दे 120 का, और दूसरे दिन अगर हम सेम टेस्ट यूज़ करें तो वो हमें स्कोर दे 140 का, और डे आफ्टर टुमारो उससे अगले दिन अगर हम करें तो वो हमें 95 दे स्कोर। तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, या जो टूल हम लोग कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए, वो वैलिड नहीं है, वो रिलायबल नहीं है। यहाँ पे मैंने वैलिड का वर्ड क्यों यूज़ किया, जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखी है प्लीज़ इस पे फोकस करें, मैं आपको बताती हूँ उसके रीज़न। A valid test is always reliable मीन्स जो वैलिडिटी होती है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिलायबिलिटी मौजूद होती है। टेस्ट वैलिड वही होता है जो कि रिलायबल भी हो, बट आ रिलायबल टेस्ट इज़ नॉट नेसेसरी वैलिड। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो टेस्ट रिलायबल हो वो वैलिड भी हो। जैसा कि हमने ऊपर बात की थी मीटर की, मीटर हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो मीटर हमें अगर बार बार इस्तेमाल करने से सेम स्कोर दे तो वो तो हमारे पास तब तो वो वैलिड होगा, और अगर सेम स्कोर दे तो वो हमारे पास रिलायबल होगा। मीन्स के अगर हम मीटर को लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करें वो वैलिड है, और अगर वो सेम स्कोर दे तो वो रिलायबल भी है। लेकिन अगर स्कोर तो वो सेम दे लेकिन उसको हम वेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करें तब वो वैलिड नहीं होगा। फिर आल्दो वो रिलायबल है कि वो बार बार हमें सेम स्कोर दे रहा है, लेकिन उसको वैलिड नहीं कह सकते क्योंकि वो फिर वेट को मेजर कर रहा है। लेकिन अगर मीटर जिस पर्पज़ के लिए बना है, ठीक है, वो लेंथ मेजर करने के लिए बना है, तो ठीक है उससे हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, वो वैलिड है। और वो वैलिड है तो उसके साथ करेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो बार बार हमें सेम स्कोर भी दे रहा है, तो वो रिलायबल की करेक्टरिस्टिक भी उसमें आ जाएगी। तो जो वैलिड टेस्ट होता है वो हमेशा रिलायबल भी होता है। लेकिन जो रिलायबल टेस्ट होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो वैलिड भी हो। रिलायबल तो हो सकता है, वो बार बार हमें सेम स्कोर तो दे सकता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी की गारंटी नहीं होती। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के अलावा कुछ और भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं टेस्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी देख लेते हैं। इट मीन्स दैट द पर्सनल अजम्पशंस ऑफ द एग्जामिनर शुड नॉट अफेक्ट द स्कोर ऑफ द चाइल्ड। मीन्स कि जो चेक करने वाला है, एग्जामिनर है, उसका पर्सनल ओपिनियन टेस्ट के स्कोर पे अफेक्ट ना करे। मिसाल के तौर पे मैंने क्लास में बच्चे से एक टेस्ट लिया, मैंने मार्किंग की तो उसका रिज़ल्ट डिफरेंट थे। मेरी सेक्शन हेड ने उसको चेक किया तो उनके अकॉर्डिंग इसके मार्क्स इतने नहीं इतने बनते हैं। उसके ऊपर हमारे वाइस प्रिंसिपल ने चेक किया तो उनके ख्याल में टेस्ट के मार्क्स इतने नहीं इतने होने चाहिए। तो जो पर्सनल ओपिनियन है, अगर बच्चे के स्कोर या टेस्ट के जो स्कोर हैं उन पे फ़र्क पड़े, उन पे इफ़ेक्ट पड़े, तो फिर ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती।
तो टेस्ट की इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स को उसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। किसी का पर्सनल ओपिनियन, एग्जामिनर का पर्सनल ओपिनियन या कोई भी थर्ड पार्टी, उनका पर्सनल ओपिनियन, उनकी एजम्पशन टेस्ट की स्कोरिंग पे अफेक्ट ना हो, एज इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बोथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अगर ऐसा होगा तो फिर टेस्ट रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों मशकूक हो जाती हैं, फिर वो रिलायबल नहीं रहता और वैलिड भी नहीं रहता। अगर उसकी जो स्कोरिंग है वो ऑब्जेक्टिव ना हो, उसमें किसी का ओपिनियन शामिल हो, किसी की अपनी राय हो, ठीक है, बायसनेस आ जाती है। फिर मेरा ओपिनियन कि मेरे ख्याल में नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये इतने मार्क्स डिज़र्व करता है, एक और टीचर वो कहेंगे नहीं, मेरे ख्याल में ये बच्चे ने ऐसे लिखा है तो इसको इतने मार्क्स दिए जाने चाहिए। थर्ड पर्सन चेक करे तो वो बोले कि हाँ भाई नहीं, इसको इतने ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है वो इतने मार्क्स डिज़र्व करता है। तो जब किसी की पर्सनल अजम्पशन जो है, ठीक है, या पर्सनल ओपिनियन जो है वो अगर टेस्ट की स्कोरिंग को अफेक्ट करे तो वो हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती, फिर वो टेस्ट रिलायबल भी नहीं रहता और वैलिड भी नहीं रहता। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं एडिकेसी की। अ टेस्ट इज सेड टू बी कम्प्रिहेंसिव व्हेन इट इंक्लूड्स ऑल द टॉपिक ऑफ द टेस्ट कंटेंट। मीन्स कि आपको जो टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए सिलेबस गिवन होता है या जो कंटेंट गिवन होता है, हाँ भाई ये सिलेबस गिवन है, टेस्ट इसमें से आएगा, तो उसमें से अगर वो टेस्ट उस सारे कंटेंट को कवर ना करे, उन सारे टॉपिक्स को कवर ना करे, तो फिर वो एडिकेट नहीं रहता। एज इट शुड गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ईच टॉपिक, कि हर टॉपिक को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए जितनी वो डिज़र्व करता है। कि अगर टीचर की किसी एक टॉपिक पे, ठीक है, बहुत अच्छी कमांड है, बहुत अच्छी ग्रिप है, टीचर को खुद वो टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, तो टीचर आधे से ज़्यादा पेपर सिर्फ उस एक टॉपिक में से बना ले। अगर मिसाल के तौर पे 100% का है आपका वो कंटेंट को, अगर हम 100% की वेटेज दें तो टीचर 75% पेपर जो है उसमें से जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक टॉपिक से दे दे, बाकी जितने भी सारे एरियाज हैं उनको निगलेक्ट कर दे, तो हमारे पास जो टेस्ट होगा वो पुअर एडिकेसी शो करेगा, उसमें कम्प्रिहेंसिवनेस नहीं आती, क्योंकि वो सारे एरियाज़ को, सारे टॉपिक्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई होती, तो वो भी टेस्ट की स्कोरिंग पे अफेक्ट करता है। देन हम बात करते हैं यूज़ेबिलिटी की, कि जो टेस्ट हम लोग डिज़ाइन करें, कंस्ट्रक्ट करें, उसको यूजेबल भी होना चाहिए। बहुत अच्छा सा आपने टेस्ट बना लिया, बट अगर वो यूज़ नहीं हम कर सकते तो फ़ायदा नहीं है। जो यूजेबिलिटी है उसमें से हम चंद चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। जो टेस्ट का कंटेंट है उसके लिए प्रॉपर टाइम एलोकेशन भी ज़रूरी है। टेस्ट इतना लेंथी ना हो कि जो गिवन टाइम है उसमें से वो कंप्लीट हो ही ना सके। मिसाल के तौर पे बच्चों के पास 90 मिनट्स हैं टेस्ट सॉल्व करने के लिए, और जो टेस्ट के आइटम्स हैं वो 300 से भी अबव हो गए हैं, तो टीचर ने टेस्ट हो सकता है बहुत अच्छा बना हो, वो वैलिड भी हो, रिलायबल भी हो, ऑब्जेक्टिविटी, एडिकेसी, सारी चीज़ें उसमें हों, लेकिन वो टेस्ट फिर हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 300 जो क्वेश्चंस हैं, इवन MCQs टाइप, वो आप 90 मिनट में नहीं सॉल्व कर सकते। तो या तो फिर ऐसा भी ना हो कि टीचर बस टेस्ट 5 मिनट में सॉल्व हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर प्रॉपर टाइम एलोकेशन, जितने भी हमारे पास आइटम्स होते हैं, ठीक है, उन आइटम्स के अकॉर्डिंग टाइम एलोकेशन भी ज़रूरी है। देन ईज़ ऑफ स्कोरिंग। टेस्ट तो बच्चों ने कर लिया, लेकिन अब मार्किंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना हुआ, आपको अब नहीं समझ आ रही कि आप उसको स्कोर कैसे करें।
क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं सेट हुआ। तो स्कोरिंग को भी आपने मद्देनज़र रखना है टेस्ट बनाते हुए, कि उस टेस्ट को फिर मार्क करना यानी चेक करना भी आसान हो, आप उसको स्कोर कर सकें। टेस्ट तो आप चेक कर लें, तो आप उसको मतलब स्कोर ना असाइन करें तो तब भी उसमें डिफ़िकल्ट होगा। देन ईज़ ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि जो स्कोर आप असाइन करें उनको फिर इंटरप्रेट करना भी आसान हो, एक कंप्रिहेंसिव फॉर्म देना, ठीक है, कि ताकि आगे हम रिपोर्ट कर सकें अगर उसके रिज़ल्ट, तो वो भी इजी हो। और लास्ट में हम देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव उसमें ना चला जाए, बहुत आपको कॉस्टली ना पड़ जाए, इकोनॉमिकल हो, आपके जो बजट है उसकी रेंज में हो। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको कॉस्ट भी ज़रूरी होती है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा तब भी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा उसको एडमिनिस्टर करना। तो ये चंद चीज़ें हैं जो कि टेस्ट बनाते वक्त, ठीक है, टेस्ट को डिज़ाइन करते वक्त टीचर को या एग्ज़ामिनर को मद्देनज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले हमने बात की थी वैलिडिटी की, टेस्ट को वैलिड भी होना चाहिए, और ये एक करेक्टरिस्टिक है, जो टेस्ट वैलिड होता है वो रिलायबल भी होता है। सेकंड हमने बात की थी रिलायबिलिटी की, यानी कि टेस्ट को बार बार अगर हम एडमिनिस्टर करें तो वो हमें सेम स्कोर दे, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देन हमने बात की ऑब्जेक्टिविटी की, तो यानी कि किसी जो थर्ड पार्टी है उसकी जो ओपिनियन है या जो उसकी राय है, उसकी जो अजम्पशन है वो टेस्ट की स्कोरिंग पे अफेक्ट ना करें। एडिकेसी की बात की थी कि टेस्ट को जितना भी कंटेंट है, ठीक है, उसको एक कम्प्रिहेंसिव फॉर्म होना चाहिए, सब कंटेंट को कवर करना चाहिए, हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। और लास्ट में हमने बात की है यूजेबिलिटी की, कि टेस्ट अगर हमने बना ली है तो हमने ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, उसके लिए टाइम एलोकेशन, देन स्कोरिंग आसान हो उसकी, उसको इंटरप्रेट करना, उसका रिज़ल्ट बनाना, ठीक है, रिज़ल्ट फार्मूलेट करना भी आसान हो, और कॉस्ट को भी हमने मद्देनज़र रखना है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, हमारे बजट की रेंज में हो, हम उसको एडमिनिस्टर कर सकें। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की। 4 मेन टाइप्स हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, देन हमारे पास है कंटेंट वैलिडिटी, थर्ड हमारे पास है कंकरेंट वैलिडिटी, और फोर्थ वन प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। इन सब को हम वन बाय वन, ठीक है, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी की। कंटेंट वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स एन इंटेंडेड कंटेंट एरिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ अ टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी and items of the test deal only with 5 out of 10 chapters, then the test will show poor content validity. अभी रिसेंटली हमने बात की थी क्वालिटीज़ में एडिकेसी की, अगर आपको याद हो, उसमें हमने कंटेंट की बात की थी कि टेस्ट को कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, हर टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हम टेस्ट बनाते वक्त। अब कंटेंट वैलिडिटी में हम जो इसका की वर्ड है उसको देखते हैं कि टेस्ट को क्या मेजर करना चाहिए। इंटेंडेड कंटेंट एरिया मीन्स कि जो हमने सोचा होता है, जो हमारे पास या गिवन होता है कि हाँ भाई टेस्ट इस इन एरिया में आएगा, इन एरिया में से आएगा, तो वो टेस्ट बनाते वक्त उन सारे एरियाज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका जो अभी टेस्ट होने वाला है FPSC का, इसी की हम बात कर लेते हैं। इसमें उन्होंने एजुकेशन सेक्शन के 3 चैप्टर्स में आपको दिए हैं। एक हमारे पास है टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन, सेकंड हमारे पास है टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड, और थर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। लेकिन ये हमारे पास इंटेंडेड कंटेंट एरिया है, यानी कि इन एरियाज़ में से टेस्ट आ सकता है। लेकिन टेस्ट अगर 80 to 90% सिर्फ एक टॉपिक से आ जाए, बाकी 2 एरियाज़ को वो निगलेक्ट कर दें, तो वो क्या शो करेगा, वो पुअर कंटेंट वैलिडिटी शो करेगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने उस एरिया को ना अच्छे से पढ़ा हो, ना अच्छे से प्रिपेयर किया हो,
तो ऑफ कोर्स वो उनकी स्कोरिंग पे अफेक्ट पड़ेगा, तो वो टेस्ट फिर रिलायबल नहीं होगा और वैलिड भी नहीं होगा। उसके लिए हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं, या यू कैन से जो इसको हम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, टूल भी कहते हैं, वो होता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ वो हमें किस तरीके से हेल्प करता है। अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज़ अ डिवाइस विच रिजल्ट्स इन अ बैलेंस्ड कवरेज ऑफ कंटेंट। कि टेस्ट बनाते वक्त जो इतना भी कंटेंट है उसकी बैलेंस कवरेज के लिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हमें हेल्प आउट करता है। ये एक 2 वे चार्ट होता है कि इसमें हम लोग टॉपिक्स जो हैं उनको राइट डाउन करते हैं, और जो हमने बात की थी कॉग्निटिव डोमेन की, ब्लूम्स ने की दी थी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वो उन एरियाज़ के साथ, तो वो हम फिर हर टॉपिक से नॉलेज का क्वेश्चन लेते हैं, फिर एवेल्युएशन का, या जितनी भी उसकी जितनी भी डोमेन्स थी, कॉम्प्रिहेंशन थी, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, तो वो सारे टॉपिक्स में, ठीक है, और इन डोमेन्स को कवर करते हुए तो एक टेस्ट बनाया जाता है। तो वो जो एडिकेट सैंपल हम लेते हैं वो हमें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ही हेल्प करता है कि एक एडिकेट सैंपल लेने में। देन हम बात करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की। A construct is a non-observable trait such as learning, anxiety, curiosity, creativity, scientific attitude, intelligence, which explains behavior। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं। वो हमारे पास वो नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट होती है। मिसाल के तौर पे लर्निंग, एंग्जाइटी यानी कि जो बेचैनी, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, हमारी जो क्रिएटिविटी है, या साइंटिफिक एटीट्यूड है, या इंटेलिजेंस है, ये सारी नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बिहेवियर याद रखिएगा, बिहेवियर हमारे पास ऑब्जर्वेबल भी होता है और मेजरेबल भी होता है। बिहेवियर हम एक्सटर्नल होता है, वो हम लोग मेजर कर सकते हैं, और जो एटीट्यूड होता है वो इंटरनल होता है, उसको नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता। तो कंस्ट्रक्ट भी हमारे पास नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट होती है। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स एन इंटेंडेड हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। जी, तो हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की। तो इसमें जो मेन टर्म हम देखेंगे वो है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। हाइपोथेसिस हमारे पास एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको टेस्ट किया जाता है, हम उसका आंसर फाइंड करते हैं, मतलब एक अजम्पशन होती है, ठीक है। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट में हम लोग एक नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट उसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा जल्दी याद कर लेते हैं। ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो उसके बाद जो अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे बच्चों का, या इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा फिर उसके रिज़ल्ट हम लोग इस स्टेटमेंट के साथ को रिलेट कर देंगे। नीचे हम लोग देख लेते हैं, अ कंस्ट्रक्ट कैन नॉट बी सीन, मीन्स कि हम लोग कंस्ट्रक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ओनली इट्स अफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, उसका अफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, intelligence cannot be seen, but we observe that some students learn faster than others। इंटेलिजेंस हम लोग देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट क्या चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी याद कर लेते हैं। नीचे आप लोग प्लीज़ देखिए, इसमें हम डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। इफ़ अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हाइपोथेसाइज दैट स्टूडेंट्स विद हाई IQ लर्न्स फास्टर, हमने एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट क्या हमने किया कि जो जिन स्टूडेंट्स का IQ हाई होता है वो जल्दी याद कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स हु अचीव हाई स्कोर्स इन अ टेस्ट। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक वो स्टूडेंट
जिनका IQ ज़्यादा है, और दूसरे वो स्टूडेंट जिनके टेस्ट में हाई मार्क्स, ठीक है, जो हाई स्कोर अचीव करते हैं। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो जो हमारा यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, वो हमारे पास क्या करता है, हमने क्या हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट किया कि जिन बच्चों का IQ लेवल ज़्यादा होता है वो ज़्यादा जल्दी याद कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनके टेस्ट में हाई मार्क्स आते हैं, जो बच्चे हाई अचीव करते हैं। टू मेजर इंटेलिजेंस इफ़ नीडेड लर्न फास्टर, यानी कि अगर जल्दी याद करना पड़े, ये उसको टॉपिक है, ठीक है। एक इंटेलिजेंस मेजर टेस्ट जो है हमारे पास, वो मेजर करता है कि इफ़ नीडेड लर्न फास्टर, तो जिन बच्चों का IQ लेवल ज़्यादा होता है वो बच्चे ज़्यादा जल्दी याद कर लेते हैं उन बच्चों के मुकाबले में जिनके टेस्ट में ज़्यादा नंबर आते हैं। इट विल बी एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट। फिर जो हमारा टेस्ट होगा उसके रिजल्ट अगर इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग हुए तो फिर वो वैलिड होगा, अगर नहीं तो फिर हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं होगी उसकी। फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बेसिकली एजम्पशन पे बेस कर रही होती है, जैसे हम लोग सपोज करते हैं मैथमेटिक्स में। देन हम बात करते हैं कंकरेंट वैलिडिटी की। कंकरेंट वैलिडिटी इज़ द डिग्री टू विच द स्कोर्स ऑन अ टेस्ट आर रिलेटेड टू स्कोर्स ऑन एन अदर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड टेस्ट एडमिनिस्टर्ड एट द सेम टाइम। कंकरेंट में हम लोग दो स्कोर्स की बात कर रहे हैं, दो टेस्ट की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं। अ पेपर एंड पेंसिल टेस्ट दैट डज द सेम जॉब एज परफॉर्मेंस टेस्ट विल बी प्रेफर्ड। कि जो पेपर एंड पेंसिल टेस्ट है, अगर उसकी जॉब भी सेम है, उसका पर्पस भी सेम है और परफॉर्मेंस टेस्ट वो भी वही काम कर रहा है, तो पेपर एंड पेंसिल टेस्ट को तरजीह दी जाएगी, उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, प्रेफरेंसेस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू परफॉर्मेंस टेस्ट, बिकॉज दोनों का पर्पस सेम है और उनका जो स्कोर मिलेगा हमारे पास, जो उनसे स्कोर हासिल होगा वो भी सेम होगा। नीचे हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम और पेपर टेस्ट की। इफ़ स्टूडेंट स्कोर वेल ऑन द प्रैक्टिकल टेस्ट आल्सो स्कोर वेल ऑन द पेपर टेस्ट, यानी कि जो स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म किया तो इट मीन्स कि वो हमें ये बता रहा है कि वो पेपर टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा, कंकरेंट वैलिडिटी अकर्ड। कंकरेंट वैलिडिटी तब होगी कि अगर बच्चे ने प्रैक्टिकल, जो आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ उसमें भी बच्चे ने सेम स्कोर लिया, और जो पेपर पेंसिल टेस्ट हुआ, जो रिटन टेस्ट हुआ, वो भी बच्चे ने उसमें सेम स्कोर किया, तो वो हमारे पास कंकरेंट वैलिडिटी में आ जाएगा। लास्ट में जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी थी उसमें हमने एजम्पशन की बात की थी, हाइपोथेसिस की बात की थी, उनको टेस्ट किया जाता है। हम लोग एक स्टेटमेंट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग हाइपोथेसिस बना लेते हैं और उसके बाद फिर टेस्ट के बेस पे उसको हम लोग वैलिड करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। कंकरेंट में हमारे पास दो, ठीक है, एस्टैब्लिश टेस्ट होते हैं, एक हम पहले ले चुके होते हैं और दूसरा बाद में लेते हैं। अगर पहले लिए जाने वाले टेस्ट के और बाद में लिए जाने वाले टेस्ट के दोनों के स्कोर सेम हो तो इसका मतलब कंकरेंट वैलिडिटी होगी। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम और पेपर टेस्ट की जो रिटन टेस्ट, ठीक है, पेपर पेंसिल टेस्ट, उसकी एग्जांपल दी गई। अगर बच्चे ने, या पेपर पेंसिल टेस्ट पहले हो गया, उसमें बच्चे ने अच्छा स्कोर किया तो इसका मतलब है कि बच्चा प्रैक्टिकल में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये क्या शो कर रहा होता है, ये कंकरेंट वैलिडिटी को शो कर रहा होता है। देन बात करते हैं हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इज द डिग्री to which our test can predict how well an individual will do in future। प्रिडिक्टिव जो वैलिडिटी, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये प्रिडिक्ट करेंगे हम इसमें फ्यूचर के बारे में, प्रिडिक्शन। फॉर एग्जांपल, a mathematics aptitude test that have high predictive validity will accurately predict which student will do well in mathematics and which will not। कि जो मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड टेस्ट है वो क्या प्रिडिक्ट करेगा कि कौन से स्टूडेंट हैं जो कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे मैथमेटिक्स में, और कौन से स्टूडेंट हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे।
तो वो हम लोग जो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा रहा होता है वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है। और अगर फ्यूचर में बच्चे के जो स्कोर हैं या बच्चे के रिजल्ट हैं वो उस एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ मैच कर जाएं तो वहाँ प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आ जाती है, वहाँ प्रिडिक्शन ट्रू हो जाती है कि जो मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड टेस्ट था उसने भी सेम चीज़ प्रिडिक्ट की कि हाँ भाई ये बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे फ्यूचर में। और फ्यूचर में अगर उसके बाद बच्चों का उस प्रोग्राम में रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है, वो उसके साथ उसके जो स्कोर हैं वो को रिलेट कर जाते हैं, तो इसका मतलब है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। और अगर किसी स्टूडेंट का मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो वो क्या शो करेगा कि हाँ भाई बच्चा नेक्स्ट फ्यूचर में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और फ्यूचर में अगर वो वाकई अच्छा परफॉर्म नहीं करता और उसके रिजल्ट नहीं अच्छे आते तो वो उन रिजल्ट आपस में को रिलेट हो जाएंगे, वहाँ प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आ जाती है। नीचे हम लोग देख लेते हैं, इफ़ द एडमिशन और सिलेक्शन टेस्ट विल हैव हाई प्रिडिक्टिव वैलिडिटी देन द स्टूडेंट्स विल गेट हाई स्कोर्स इन फ्यूचर प्रोग्राम। यहाँ पे भी वही बात की गई है कि जो आपके एडमिशन टेस्ट होते हैं या सिलेक्शन टेस्ट के कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जो भी टेस्ट आपके लिए एप्टीट्यूड के जो भी टेस्ट लिए जाते हैं वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रिडिक्टिव जो वैलिडिटी वो हाई कब होगी, जब स्टूडेंट की फ्यूचर परफॉर्मेंस भी उन टेस्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग होगी। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उनकी वैलिडिटी तब हाई होगी जब स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो उनके साथ रिलेट कर रही होगी। अगर एडमिशन टेस्ट में बच्चे के रिज़ल्ट अच्छे हैं और फ्यूचर में बच्चे की परफॉर्मेंस भी अच्छी है तो वो को रिलेट कर जाएगा। और अगर नहीं अच्छी तो तब भी वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि बच्चे के एप्टीट्यूड टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, तो वो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ये कुछ थी हमारे पास वैलिडिटी की टाइप्स। हमने इसमें बात की थी कंटेंट वैलिडिटी की। कंटेंट वैलिडिटी हमारे पास उसके नाम से वो मतलब जाहिर कर रहा है कि वहाँ पे हम कंटेंट की बात कर रहे होंगे कि जितना भी कंटेंट है उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। जो भी हमारा इंटेंडेड कंटेंट होता है उन सारे एरियाज़ को कवर किया जाना चाहिए टेस्ट में। हमने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात की थी, उसमें हम लोग एक स्टेटमेंट एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट लेते हैं और उसके रिजल्ट उसके साथ रिलेट कर देते हैं। देन हमने कंकरेंट वैलिडिटी की बात की थी, उसमें हम लोगों ने दो टेस्ट की बात की थी कि एक टेस्ट जो ऑलरेडी हो चुका हो और दूसरा टेस्ट हम बाद में लें और दोनों के रिजल्ट अगर सेम हो जाए तो वो हमारे पास कंकरेंट वैलिडिटी आ जाती है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कि जो टेस्ट हम लोग एडमिशन के टाइम पे लें और वो रिजल्ट इंडिकेट करें स्टूडेंट्स की फ्यूचर की परफॉर्मेंस को, और अगर स्टूडेंट फ्यूचर में भी वैसा परफॉर्म करें तो वो वैलिडिटी हाई प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं रिलायबिलिटी की टाइप्स। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज द डिग्री टू विच स्कोर्स आर कंसिस्टेंट ओवर टाइम। रिलायबिलिटी की इंपॉर्टेंट जो की वर्ड है वो कंसिस्टेंसी तो है ही, लेकिन टेस्ट रीटेस्ट में कि हमने एक टेस्ट लिया पहले, उसके जो स्कोर आए और वही टेस्ट अगर कुछ टाइम के बाद हम दोबारा लें स्टूडेंट से उसी सेम ग्रुप से, तो उसके टेस्ट अगर सेम हो तो इसका मतलब है कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी अकर्ड हुई है। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज established by determining the relationship between scoring result from the same test to the same group at different times। अब इसमें क्या करेक्टरिस्टिक है, टाइम डिफरेंट होता है। टेस्ट रीटेस्ट टेस्ट भी सेम होता है और ग्रुप भी सेम हो। हमने उसी ग्रुप को अगर मॉर्निंग में टेस्ट दिया है, उनके जो स्कोर आए हैं वो हमने सेव कर लिए एक जगह पे, देन उसी सेम ग्रुप को हमने इवनिंग में हमने एक टेस्ट दिया, तो उसके बाद हम लोग वो उसके टेस्ट के जो स्कोर हैं वो मैच कर लेंगे। अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी अकर्ड हुई है। इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं। टेस्ट रिलायबिलिटी इसको हम लोग एडमिनिस्टर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्टर द टेस्ट। सबसे पहले हम लोग टेस्ट लें, आफ्टर सम टाइम एडमिनिस्टर द सेम टेस्ट टू सेम ग्रुप। के कुछ दौरानिए के बाद थोड़ा सा हम ब्रेक दें, उसके बाद वो सेम टेस्ट सेम ग्रुप को दिया जाना चाहिए। को रिलेट द टू सेट्स ऑफ स्कोर्स।
जो दोनों टेस्ट से हमें स्कोर मिले उनको आपस में रिलेट करें। हाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट्स गुड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अगर उनके जो स्कोर्स हैं वो मैच कर रहे हैं, उनके दरमियान कोरिलेशन जो है वो हाई है, तो इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो गुड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। देन हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, इसको पैरेलल फॉर्म भी कहते हैं। Equivalent form of a test are two tests that are identical in every way except for the actual items included. Equivalent form में दो टेस्ट हम बनाते हैं और आइडेंटिकल मतलब कि वो दोनों टेस्ट सेम, उनकी नेचर सेम होती है, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स भी सेम होते हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम होता है। एग्जैक्ट डेटो कॉपी नहीं होते, ठीक है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं होता, लेकिन उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, वो सेम होते हैं। इसको हम पैरेलल फॉर्म भी कहते हैं। इफ़ दीज टू सेट्स आर एडमिनिस्टर्ड टू द सेम ग्रुप, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ग्रुप विल गेट सेम स्कोर इन दीज टेस्ट। तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, अगर हम लोग वो सेम टेस्ट, वो जो टेस्ट हैं वो हम लोग दोनों टेस्ट सेम ग्रुप को दें, तो वो उन दोनों टेस्ट में उनका स्कोर सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी तब होती है। इट इज़ डिटरमिन्ड बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्कोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रिंग टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट द सेम टाइम। कि आपने एक ही वक्त में एक ही टेस्ट एक ही ग्रुप को दिया, लेकिन हमारे पास टेस्ट कितनी तरह के हैं, दो तरह के हैं, टू टाइप्स हैं, नेचर उनकी सेम है, नंबर ऑफ़ आइटम्स, ठीक है, अगर एक टेस्ट में 3 क्वेश्चन है तो दूसरे में भी 3 क्वेश्चन ही होंगे, और उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम है। ये नहीं कि एक में टेस्ट में बहुत आसान क्वेश्चन हमने दे दिए और एक में बहुत डिफ़िकल्ट दे दिए, या एक में हमने मिक्सबिलिटी के क्वेश्चन दे दिए, नो, उनका डिफ़िकल्टी लेवल सेम होता है। अगर पहले में आसान है तो दूसरे में भी आसान, पहले में मुश्किल दूसरे में मुश्किल, डिफ़िकल्टी लेवल एक जैसा होता है। अब यहाँ पे मैं नीचे आपके लिए एग्जांपल लिखी है, प्लीज़ उसको देख लें। फर्स्ट हम लोग फर्स्ट बॉक्स को देख लेते हैं, जहाँ पे पहला हमारे पास क्या है, 153 मल्टीप्लाई बाई 674 इज इक्वल टू, देन 1/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू, उसके बाद 95 मल्टीप्लाई बाई 561 प्लस 673। 3 क्वेश्चन हैं, डिफरेंट नेचर के हैं, और अगर इसी टेस्ट को हम दूसरे टेस्ट से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि उन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, डिफ़िकल्टी लेवल दोनों का सेम है, सेम तरह के आइटम उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। पहला अगर यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है तो वहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का है, यहाँ पे भी हमने 3 डिजिट्स की बात की थी, वहाँ पे भी हमने 3 डिजिट्स ही दिए हैं बच्चों को मल्टीप्लाई करने के लिए। सेकंड हमने फ्रैक्शन की बात की, उसमें भी जो हमारे पास सेकंड टेस्ट है उसमें भी बच्चों को फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ही दिए गए हैं, उनको सिंपल 4+9 का क्वेश्चन नहीं दे दिएगा। दोनों का जो डिफ़िकल्टी, जो हमारे पास डिफ़िकल्टी लेवल है वो दोनों का सेम है। इसी तरीके से अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देख लें तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो डिफ़िकल्टी लेवल दोनों का सेम है। ये दोनों टेस्ट आप स्टूडेंट को सेम ग्रुप को सेम टेस्ट क्या कहते सेम टाइम में दें, और अगर बच्चों का स्कोर सेम आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी अच्छी है। अब हम बात करते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्कोर्स ऑन 2 इक्विवेलेंट हाफ्स ऑफ ए टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू अ ग्रुप एट वन टाइम। जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है वो किसी भी टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए, ठीक है, आइटम्स की इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। मीन्स कि हमारे पास जो टेस्ट में आइटम्स हैं हम देखते हैं कि वाकई वो सेम कॉन्सेप्ट को ही मेजर कर रहे हैं या नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास हमने बनाया होता है टेस्ट, उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। आप उसको 50-50 भी कर सकते हैं, ऑड इवन में भी डिवाइड कर सकते हैं।
डिवीजन किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन आपने उसको 2 हाफ्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने ब्लू बॉक्स में लिखा है स्पेयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला। आप लोग वैसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप लोग माइंड में रख लें। जो हमारे पास फार्मूला होता है वो R इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाय 1 + R। ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है आइटम की, वो हम लोग क्रोनबेक कोएफिशिएंट अल्फा से भी मेजर करते हैं। मोस्टली जो लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च में ये वाले टूल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ 0.70 और हायर इज़ कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। क्रोनबेक अल्फ़ा की वैल्यू अगर आपके पास 0.70 से अबव आ जाती है, 0.70 या उससे अबव आ जाती है, तो आपके पास जो आइटम्स हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं। यहाँ पे नीचे हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 20 आइटम्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स एज अंडर। हमारे पास एक टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, 20 आइटम्स हैं, हमने उसको 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड कर लिया। पहला हमने ऑड नंबर बोला, उसमें सारे हमारे पास ऑड नंबर के क्वेश्चन आ गए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। और जो सेकंड हाफ है उसमें हमने इवन नंबर इसमें यूज़ कर लिए, 2 4 6 8 12 14 16 18 20। अब आपने ये टेस्ट एडमिनिस्टर करना है और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा उनका आपने कोरिलेशन फाइंड कर लेना है। द स्कोर्स ऑन ऑड नंबर्स आर कोरिलेटेड विद इवन नंबर्स टू कंप्यूट द स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए जो दोनों आपके पास टेस्ट होंगे जिनकी आपने डिवीजन की थी, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनके दरमियान में आपने कोरिलेशन फाइंड कर लेना है। इसके साथ हम लोग रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए रिचर्डसन का मेथड भी यूज़ करते हैं। इसके चांसेस इतने नहीं होते कि पेपर में ये इस तरीके से आए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रिचर्डसन का जो मेथड है वो क्या चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिचर्डसन मेथड एस्टिमेट्स रिलायबिलिटी, कि वो हमें बताता है किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी के बारे में। इट इज़ यूज टू मेजर इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट, कि जो किसी भी टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी है उसको चेक करने के लिए हम रिचर्डसन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला 21 भी कहते हैं इसको, रिचर्डसन एस्टिमेट KR-21। ये आपके पास गिवन फार्मूला है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास K किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द टेस्ट, M हमारे पास मीन को शो कर रहा है, और S हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्कोर्स। तो वो वैल्यूज उसमें पुट करके आपके, तो उसमें से आप रिचर्डसन के इस मेथड के फार्मूला के थ्रू आप रिलायबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो क्वेश्चन इसमें से आता है वो यही पूछा जा सकता है कि रिचर्डसन का मेथड जो है या रिचर्डसन का फार्मूला जो है वो क्या मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे पास है रिलायबिलिटी, या समटाइम्स ये भी आ जाता है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए हम लोग रिचर्डसन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको इसमें कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगे, ना समझ आए, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।